नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्जाम डॉट इन पर। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर भरत सिंह राठौड़। आज जो क्लास है अपनी चल रही है इनकम टैक्स की क्लास, और उसी कड़ी में उसी सीक्वेंस के अंदर आज अपना लास्ट क्लास अपनी डिडक्शन हो चुकी थी। 2 पार्ट में मैंने डिडक्शन करवा चुका था, और आज उसी कड़ी में अपन आगे चल रहे हैं क्लबिंग ऑफ इनकम, यानी इनकम की क्लबिंग कैसे होती है, क्या प्रोविजंस है, कैसे इनकम टैक्स में क्लबिंग के प्रोविजंस दे रखे हैं, और क्या क्या उसकी किन किन सेक्शंस का हमें ध्यान रखना है। ये सारी बातें अपन आज के इस लेक्चर में करेंगे, राइट। बता दूं मैं फिर आपको, वन एग्जाम डॉट इन के ऐप पर गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पे जाके आप कोर्स को बाय कर सकते हो। हमारे विभिन्न प्रकार के कोर्स है, कॉमर्स वाणिज्य सिखाए कॉमर्स डिपार्टमेंट्स के लिए, और अलग अलग है। जैसे यूजीसी नेट का कॉमर्स का जो है बेस्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, सारी की सारी जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है सारे यूजीसी नेट जेआरएफ होल्डर्स है उनके द्वारा पढ़ाया जा रहा है। चलो, वन एग्जाम डॉट इन के अंदर आज इसको स्टार्ट करते हैं अपन। क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब, जो मेन मतलब है, अगर सिंपल सी फॉर्म में बात करूं मैं, तो इस कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट है क्लबिंग ऑफ इनकम, इसका मेन कंसेप्ट क्या है। कई बार क्या करते हैं लोग कि जैसे कि ये है अपने मिस्टर ए, ठीक है, कंसेप्ट को समझना बिल्कुल सिंपल सी सिस्टम में, सिंपल सी भाषा में कंसेप्ट को समझना। मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने क्या किया, अपनी वाइफ के नाम क्या किया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। क्या कर दी, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया। कोई प्रॉपर्टी है, वो नाम किसको कर दी, वाइफ के नाम कर दी, विदाउट एनी क्या कंसिडरेशन, यानी बिना कोई रुपए लिए। अगर मिस्टर ए ने अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दी, जैसे कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी पे मिल रही है, इसको हो रही है इनकम। इनकम क्या हो सकती है प्रॉपर्टी पे, या तो रेंट की इनकम होगी प्रॉपर्टी के अंदर, या कोई बिजनेस है, या कोई एसेट्स है। आप ये समझो, कोई भी प्रकार की एसेट हो सकती है, या कोई एसेट्स है, कोई एसेट्स है, उस एसेट्स पे आती है उसकी इनकम। इनकम आती है, जब इनकम आएगी तो मिस्टर ए के अंदर टैक्सेबल होगी। और समझ लो, सपोज करो मिस्टर ए की इनकम है, अभी ऑलरेडी इनकम है मिस्टर ए की 8 लाख रुपए। कितनी है, 8 लाख रुपए। और ये इनकम है, जो ये इनकम है वो 3 लाख रुपए है, ठीक है। तो मिस्टर ए क्या करता है, बड़ी चालाकी से अपनी एसेट्स को अपनी वाइफ के नाम करवा लेता है, या अपने बच्चे के नाम करवा लेता है, या अपने बच्चे की वाइफ के नाम, सन्स वाइफ के नाम करवा लेता है, अपने बच्चे की वाइफ के नाम यानी पुत्र वधु के नाम करवा लेता है 3 लाख रुपए। तो जब उसके नाम ये एसेट्स होगी, तो असेट्स का जो ओनर होगा, जो असेट से आने वाली इनकम उस ओनर के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये अपनी वाइफ के नाम, जैसे मिसिस ए, ठीक है, इस वाइफ के नाम में 3 लाख रुपए उनके, मिसिस ए हाउस वाइफ है, कोई उनका काम नहीं है, तो एसेट की इनकम उनके रिटर्न भर देगा, उनकी रिटर्न के अंदर, उनकी इनकम टैक्स प्रोफाइल के अंदर 3 लाख रुपए की इनकम ही मात्र है। तो ये 3 लाख रुपए उसकी इनकम वहां से हो जाएगी। 2.5 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं है, 50,000 भी इसमें माफ है, यानी 3 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं है। इस तरीके से मिस्टर वाइफ के ऊपर तो इनकम टैक्स तो कुछ नहीं लगा। लेकिन अगर यही इनकम मिस्टर ए में जुड़ती है, तो 8 लाख तो ऑलरेडी उसकी इनकम है, और 3 लाख और जुड़ जाती है, तो ये हो जाते हैं उसके 11 लाख रुपए। तो ये 3 लाख जो है, उसमें से 2 लाख है, वो तो आ जाएगा 20% की स्लैब रेट पर। ये स्लैब रेट क्या है, कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेटर, इसका एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा रेट ऑफ टैक्सेशन के अंदर। उसके अंदर सारी स्लैब रेट की बातें मैं आपके सामने आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये जो 2 लाख है, इस पे 20% लगता है, तो 40,000 तो ये टैक्स लग जाता है, और पीछे बचा 1 लाख जो कि 30% की स्लैब रेट में आता है, तो उसके ऊपर 30,000 रुपये और लग जाते। टोटल उसके 70,000 रुपये इनकम टैक्स लग जाता है। और 70,000 बचाने के लिए उसने अपनी ये 3 लाख की इनकम को घुमा कर अपनी वाइफ के नाम कर दिया, जिससे क्या हुआ, ये 70,000 उसके बच गए। यानी सीधा सीधा बात करूँ तो टैक्स की चोरी कर दी, टैक्स का एविएशन कर दिया उसने, टैक्स की चोरी कर दी बड़ी ही चतुराई से। इनकम टैक्स ने बोला कि भाई आपने तो बड़ी चतुराई से किया सब कुछ है, सिर्फ सवाल मेरा इतना सा है कि जो असेट्स आपने ट्रांसफर की, इनकम की बात हम करेंगे नहीं, डिपार्टमेंट बोलता है इनकम की हम बात नहीं कर रहे, हम सीधा एक ही सवाल पूछ रहे हैं, जो असेट आपने अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफर की है, उसके बदले में आपने क्या पैसा लिया। तो ले पैसा क्या लेना, अपनी वाइफ को मैंने तो ट्रांसफर कर दी, गिफ्ट दे दी, बिना कोई रुपए गिफ्ट दे दी। या चलो आप बोल रहे हो तो ठीक है कि मैंने 1 लाख रुपए अपनी वाइफ से एंट्री करवा ली, 1 लाख रुपए मैंने ले लिए। एसेट थी करीबन 70 लाख की, और आपने उससे लिए वाइफ से 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, तो इसको बोलते हैं इनएडुकेट कंसिडरेशन। यानी एडुकेट प्रॉपर कंसिडरेशन नहीं है, अप्रोप्रिएट कंसिडरेशन नहीं है। 70 लाख की प्रॉपर्टी 10 लाख में कौन देगा, इसको बोलते हैं इनएडुकेट कंसिडरेशन। या विदाउट कंसिडरेशन का मतलब हुआ कि आपने 1 रुपया भी नहीं लिया। तो जैसे ही उसने बोला कि मैंने अपनी वाइफ से नहीं लिया, या फिर 10 लाख रुपए लिए, इनकम टैक्स बोलता है देखो भैया, चतुराई अपनी जगह, ये चतुराई हमारे सामने नहीं चलेगी, क्योंकि हमने एक अलग से सेक्शन बना रखी है 60 to 61, ठीक है। सेक्शन 60 से 61 इस एक्ट की सेक्शन में बोलता है कि इस तरीके से अगर विदाउट कंसिडरेशन या इनएडुकेट कंसिडरेशन अपनी प्रॉपर्टी असेट्स को अपनी वाइफ के नाम या अपने किसी भी चाहते के नाम ट्रांसफर कर लेते हैं, किसी और इंडिविजुअल के नाम ट्रांसफर कर लेते हो, तो जो ट्रांसफरर है यानी जिसने ट्रांसफर किया है, हम ये एसेट उसी की मानकर
उससे होने वाली इनकम उसी की ही इनकम मान के उसके अंदर क्या कर देंगे, क्लब कर देंगे। क्लब करने का मतलब हुआ उसकी इनकम के अंदर हम उसको जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 लाख रुपए उसकी वाइफ की इनकम नहीं मानेंगे हम, आपकी ही 8 लाख प्लस 3 लाख 11 लाख इनकम मानेंगे, चाहे आपने असेट अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दिया है तो भी। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लबिंग, यानी उस इनकम को वापस क्लब कर दिया उसी के ओरिजिनल ओनर के नाम पे। ठीक है, जिसने ट्रांसफर किया था उसको बोलते हैं ट्रांसफरर, राइट। अब समझते हैं, ये कंसेप्ट समझ में आया आपको? आई होप समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसको प्रोविजन के साथ पढ़ते थोड़ा और समझ में आएगा। चलो क्या बोलता है, जनरली द असेसी इज टैक्स्ड इन द रेस्पेक्ट ऑफ हिज ओन इनकम। हमेशा क्या होता है, अपनी खुद की जो असेट है उस असेट्स पे होने वाली इनकम पे ही टैक्स लगता है। जनरली असेसी इज टैक्स्ड इन रेस्पेक्ट हिज ओन इनकम, जो मैंने इनकम कमाई उसी पे टैक्स लगेगा। हाउएवर देयर आर सर्टेन केसेस, कुछ ऐसे केसेस है वेयर एन असेसी मस्ट पे टैक्स, असेसी को टैक्स पे करना पड़ेगा इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ अनदर पर्सन, दूसरे की इनकम पर भी असेसी को टैक्स करना पड़ेगा। ऐसी कुछ सिचुएशंस है, ऐसे कुछ केसेस है उसके अंदर दूसरे की इनकम पर भी असेसी को टैक्स करना पड़ेगा। वो दूसरे की इनकम कौन सी, जो भी मैंने जस्ट आपको एग्जांपल बताया, यानी उसकी वाइफ की इनकम जो 3 लाख रुपए है, एक्चुअल में वाइफ उसको ओनर है, होने वाली इनकम वाइफ की हुई, लेकिन क्योंकि उसने चालाकी से उसको असेट ट्रांसफर की है, हम उसको क्या कर देंगे, वापस क्लब कर देंगे, और जो असली ओनर है उसी को इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे देखा तो दूसरे की इनकम पे भी टैक्स किसको देना पड़ रहा है, असेसी को खुद को देना पड़ रहा है। द प्रोविजंस ऑफ सेम, इसी के ऊपर कुछ प्रोविजन बना रखे हैं। सेक्शन 60 से लेकर 61 इस एक्ट के अंदर प्रोविजंस दे रखे हैं क्लबिंग ऑफ इनकम के। दीज प्रोविजन हैव बीन एनेक्टेड टू काउंटर एक्ट ऑफ टेंडेंसी ऑफ टैक्स पेयर टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी or transfer of their income in such a way that their tax liability can be avoided or reduced। यानी ये एक ऐसे टेंडेंसी, ऐसी मानसिकता वाले लोगों के लिए, टैक्स पेयर के लिए, जो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना चाहते हैं, यानी एक तो अपनी प्रॉपर्टी को कम कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी को दूसरों के नाम ट्रांसफर कर दिया, प्लस या फिर उस पर उस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम, या फिर या तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दो या फिर इनकम ट्रांसफर कर दो, तो उस इनकम या प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना या फिर इनकम पे लगने वाले टैक्स को अवॉइड करना या उसको कम करना, ऐसी टेंडेंसी लोगों के लिए, उनको काउंटर करने के लिए ये प्रोविजंस बना रखे हैं इनकम टैक्स ने, जिसको हम बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं उसको, कंसेप्ट को, क्लबिंग ऑफ इनकम। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, इसी कड़ी में क्लबिंग ऑफ इनकम कैसे कैसे होता है, आप समझ गए कंसेप्ट क्लबिंग ऑफ इनकम होता क्या है। अब अपन समझ रहे कैसे कैसे किया जा सकता है और क्या क्या प्रोविजंस बना रखे हैं। तो सबसे पहले कहते हैं इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन असेसीज टोटल इनकम, दूसरों की इनकम असेसी की टोटल इनकम में कैसे इंक्लूड करेंगे, क्या क्या कारणों से करेंगे, उसको पढ़ते हैं। तो सेक्शन 60 सबसे सर्वप्रथम हमारे सामने है, वो बोलता है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट्स। कई बार आदमी असेट ट्रांसफर नहीं करता लेकिन इनकम ट्रांसफर कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल, असेट तो मेरे नाम की है लेकिन उस पर होने वाली जो इनकम आ रही है, मैं कहता हूँ मेरी वाइफ के खातों में ट्रांसफर कर देना। अगले को बोल दिया कि भाई हाँ सर, इसकी जो इनकम है 2 लाख की, वो आपके खाते में डालूं, कि नहीं ये मेरी वाइफ के खाते में डाल दे, ताकि उसके खाते में आएगी तो ये उसकी इनकम मानी जाएगी। इनकम टैक्स बोलता है ना बाबू, ऐसा नहीं होगा, वो इनकम आपकी है, क्योंकि आपकी असेट तो आपके नाम की है। अब असेट तो आपने ट्रांसफर की नहीं, और सिर्फ आप अपनी इनकम को ट्रांसफर करना चाहते हो अपनी वाइफ के नाम, ऐसा नहीं होगा। असेट आपकी तो इनकम भी आपकी ही होगी, आपके दूसरे किसी के नाम की नहीं होगी। वाइफ का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कुछ और भी हो सकता है, वाइफ का सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। सेक्शन 61 बोलता है कि इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट, अगर किसी प्रकार की असेट आपने ट्रांसफर की है और वो किस नेचर की है, वो रिवोकेबल ट्रांसफर के नेचर की है। रिवोकेबल ट्रांसफर नेचर क्या होता है, रिवोकेबल ट्रांसफर नेचर हुआ कि या तो आप क्या करो, ऐसा कोई प्रोविजन डालो ट्रांसफर करते समय, जब भी दो आदमी के बीच में, यानी मैंने फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त के साथ एक एग्रीमेंट किया और मैंने बोला ये एसेट आज से तू रख, इस पे होने वाले इनकम पर टैक्स तू देना, मेरे तो ऑलरेडी स्लैब बहुत ज़्यादा हो रही है तो मेरे ऊपर इनकम टैक्स लगेगा ज़्यादा, तेरी और कोई इनकम नहीं है तो इसके ऊपर जो भी इनकम टैक्स लगेगा तेरा कम लगेगा इन कंपेरिजन टू मेरे, तो मैं उसको पे कर दूंगा। इसको बोलते हैं भाई ट्रांसफर तो उसको कर दी, लेकिन रिवोकेबल ट्रांसफर की। रिवोकेबल ट्रांसफर क्या, उसको बोल दिया कि 10 साल बाद मैं इसको रिट्रांसफर कर दूंगा या 4 साल बाद मैं इसको रिट्रांसफर कर दूंगा, ऐसा कोई क्लॉज डाल दिया उस एग्रीमेंट के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि भाई ये इनकम और एसेट तो होगी तेरी, लेकिन 10 साल बाद इसको रिट्रांसफर करके मेरी ले लूंगा, पूर्णता पूरी तेरी नहीं हुई है। इसको बोलते हैं रिवोकेबल, कभी भी रिवोक कर सकता हूं मैं इस ट्रांजेक्शन को, इस कॉन्ट्रैक्ट को। या फिर रीएज्यूम ऐसी कोई क्लॉज डाला कि जिसमें रीएज्यूम पावर लिखा हुआ हो। रीएज्यूम पावर यानी इस असेट पे अभी तो तेरा मालिकाना हक है, लेकिन ये जो पावर है मालिक वाला, ये मैं कभी भी रीएज्यूम कर सकता हूं, यानी वापस
पहले की स्थिति में ला सकता हूँ वापस, उस पावर को, उसके ऊपर मालिकाना हक मैं कभी भी ले सकता हूँ, इस तरीके का कोई क्लॉज डाला। और ऐसे करके कोई रिवोकेबल ट्रांसफर एग्रीमेंट किया है, रिवोकेबल ट्रांसफर डाला, बोला अभी 4 साल तेरे पास रख, 4 साल बाद वापस मुझे दे देना। इस तरीके का रीट्रांसफर या रीएज्यूम पावर कर दिया कि हम पावर को वापस ले सकता हूँ उसके ऊपर। इस तरीके के कोई भी क्लॉज डाले या किसी तरीके का कोई संधि करी है, एग्रीमेंट किया है, उसको बोलते हैं हम रिवोकेबल ट्रांसफर। तो इस तरीके का रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट भी किया है और उससे होने वाली इनकम 4 साल के लिए उसको दे दिया, मेरे दोस्त को मैंने दे दिया 4 साल के लिए, तो 4 साल के लिए मैं सोच रहा हूँ कि उसकी इनकम में ये इनकम लग जाएगी, यानी टैक्स वो भरेगा, मुझे भरने की आवश्यकता नहीं। तो बोले ऐसा नहीं होगा बाबू, अगर रिवोकेबल ट्रांसफर है, 4 साल बाद तू वापस उस एसेट को लेगा, दैट मीन्स ये ट्रांसफर तूने सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए किया है। तो इनकम टैक्स की सेक्शन 61 बोलती है उस पे होने वाली उन 4 सालों में भी इनकम है, वो भी तेरे अंदर ही टैक्सेबल होगी, ना कि उसके अंदर होगी जिसको तूने ट्रांसफर किया है, यानी अनदर पर्सन को, दूसरे लोगों के ऊपर नहीं होगी। इसका कुछ एक्सेप्शंस है जो सेक्शन 62 में दे रखा है। क्या बोलता है? द ट्रांसफर विच नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी और ट्रांसफर। हाँ, अगर ऐसा कोई तूने उसके अंदर क्लॉज डाला है कि मेरे जीवित रहते समय, मेरी लाइफ टाइम में इसको कभी भी एसेट में तेरे से वापस नहीं लूंगा, हाँ मेरे मरने के बाद तू मेरे बच्चों को या फिर किसी और बेनिफिशियरी को, किसी को भी देके चला जाऊंगा, तो ऐसा अगर कोई आपने एग्रीमेंट किया है तो हम उसको रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं मानेंगे, क्योंकि तेरी लाइफ टाइम तक तो तेरे पास आया नहीं। इसका मतलब ये एक्चुअल में तूने ट्रांसफर किया, लाइफ टाइम के बाद की बात देखी जाएगी। इनकम टैक्स बोलता है लाइफ टाइम तक अगर रिवोकेबल नहीं होती तो उसको हम इररिवोकेबल मानेंगे और उसमें फिर हम उसकी इनकम उसी में टैक्सेबल करेंगे, आपके अंदर क्लब नहीं करेंगे। द ट्रांसफरर यानी ट्रांसफर करने वाला डिराइव नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम सच इनकम। हाँ, जो ट्रांसफरर है उसका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं है उस इनकम से। जैसे मैंने 4 साल किसी को एसेट ट्रांसफर करी मेरे दोस्त को, और मैंने बोला इस पे जो होने वाली साल की मेरी इस पे इनकम होती है 5 लाख की, तो ये 5 लाख की इनकम तू मुझे देगा। अभी तो तू टैक्स तो तू देगा, लेकिन 5 लाख की वाया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसकी इनकम का बेनिफिट मैं लूंगा और उसमें से उसको टैक्स वैक्स दूंगा या कुछ भी। तो अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट है उस इनकम में तो भी हम उसको क्या मानेंगे? क्या अगर बेनिफिट है तो हम उसको रिवोकेबल ट्रांसफर मानेंगे, अगर बेनिफिट नहीं है तो हम उसको मानेंगे कि आराम से कोई दिक्कत नहीं है, वो टैक्स वही देगा, आपके अंदर क्लब नहीं करेंगे। अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई बेनिफिट उस इनकम के अंदर नहीं है तो, लाइफ टाइम तक कोई रिवोकेबल नहीं है, वापस नहीं ले रहे हो तो, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट आपका नहीं है तो, और एज और व्हेन पावर ऑफ रिवोक अराइज क्लबिंग प्रोविजन विल बी अप्लाई। तीसरी बात बोलता है जब भी ये जो रिवोक वाला पावर है, अभी तो आपने नहीं रखा कि भाई तेरा ही रहेगा तू ही रख, लेकिन कभी भी आपने रिवोक वाला कोई भी पावर अपना यूज किया कि भाई आज से अपना एग्रीमेंट खत्म, असेट वापस मेरे नाम ट्रांसफर कर दे, इस तरीके का कभी भी आपने किसी प्रकार का रिवोक अराइजेस किया तो क्लबिंग प्रोविजन लग जाएगा। दैट मीन्स इसके ऊपर इनकम जो अभी तक जो भी इनकम थी वो भी आपके अंदर ही टैक्सेबल होगी, ना कि उसके अंदर होगी। राइट? तो क्या है ये पूरा सिस्टम, वो सेक्शन 60, 61 और 62 ने आपको बता दिया है। चलो कुछ सिचुएशंस लाते हैं जो बोलता है इनकम टैक्स। बोले अगर स्पाउस की इनकम है, किसकी? आपकी वाइफ, स्पाउस यानी वाइफ, और वाइफ है तो हस्बैंड, ठीक है, दोनों हस्बैंड और वाइफ को स्पाउस बोलते हैं। अगर हस्बैंड है तो उसकी वाइफ और वाइफ है तो उसका हस्बैंड। अगर स्पाउस की इनकम है और किसी प्रकार को स्पाउस को यानी आपकी वाइफ को रेमुनेशन मिल रहा है फ्रॉम अ कंसर्न इन विच इंडिविजुअल हैज ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, यानी अगर बाय चांस जैसे ये मिस्टर एक्स है, एग्जांपल समझना, ये मिस्टर ए है, ठीक है, और ये मिसिस ए है, और ये XYZ लिमिटेड करके कोई कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड करके कोई कंपनी है। मिस्टर ए का इस कंपनी के अंदर 20% या उससे ज्यादा, 20% या उससे अधिक वोटिंग पावर है, यानी 20% या उससे ज्यादा के शेयर किसके पास है? XYZ कंपनी के अंदर मिस्टर ए के शेयर है, यानी वो क्या है? उस कंपनी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर है, यानी उस कंपनी के किसी भी छोटे मोटे बड़े मतलब डिसीजन होंगे तो मिस्टर ए का वहां पे रोल जरूर रहेगा, क्योंकि 20% से ज्यादा शेयर उसके पास है। जिसके पास भी 20% से ज्यादा शेयर, अगर कंपनी है तो शेयर, और कंपनी नहीं और कोई दूसरा कंसर्न है तो 20% या उससे ज़्यादा प्रॉफिट का हिस्सा अगर जिस बंदे के पास हो तो वो बंदा कहलाता है सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड पर्सन ऑफ दैट कंपनी या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन या उस कंसर्न का। क्या? सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड पर्सन, जिसका क्या हो? 20% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर ये हो, ठीक है। अब XYZ लिमिटेड के अंदर मिस्टर ए का 20% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर है। अब तो ये तो मान लो XYZ पूरी की पूरी ए के मतलब 20% जो ज़्यादा है तो ज़्यादातर हिस्सा ए के पास है, दैट ए का वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है, मतलब जब 20% ज़्यादा शेयर मेरे पास होंगे तो उस कंपनी में मेरी तो चलेगी ही। तो मैंने क्या किया, अपनी इनकम को, उस कंपनी से मेरी इनकम आ रही है तो मैंने क्या बोला, तुम एक काम करो, इस कंपनी से मुझे इनकम मत दो, नहीं तो मेरे टैक्स ज़्यादा लग जाएगा।
इसके बदले में मेरी वाइफ को, मिसिस ए को, मैं उस कंपनी के अंदर जॉब में लगवा देता हूँ सैलरी पर। सैलरी वाले जॉब वॉब एक्चुअल में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सैलरी देनी है। सैलरी मतलब मुझे वो हिस्सा दे नहीं देकर सीधी सीधी इनडायरेक्टली मेरी वाइफ को सैलरी के रूप में दे दो। तो इस तरीके से मिसिस ए को किसी भी प्रकार का मिसिस ए को क्या मिलता है, रेमुनेशन मिलता है, किसी भी प्रकार का रेमुनेशन मिलता है, तो वो भी क्लब होगा किसके अंदर, मिस्टर ए के अंदर क्लब हो जाएगा। क्योंकि आप बना रहे हो हमें पागल, इनकम टैक्स बोलता है। इस तरीके का होगा ही नहीं। अगर आपका किसी कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और आपकी वाइफ, स्पाउस, वहां पे क्या रेमुनेशन पा रही है, दैट मीन्स ये आपकी इनकम का आपने दूसरा तरीका निकाला है और हम ये रेमुनेशन का अमाउंट आपकी इनकम में टैक्सेबल कर देंगे, आपकी इनकम मानेंगे उस कंपनी से, राइट। लेकिन एक एक्सेप्शन दे दिया, वेयर स्पाउस पजेस टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। हाँ, अगर स्पाउस के पास कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है और उस क्वालिफिकेशन के बेस पे उस कंपनी के अंदर लगी है, तो भैया कोई मतलब गलत बात नहीं है, लग सकती है, उसकी खुद की कैपेबिलिटीज़ है, आपका उसमें कोई योगदान नहीं है। चाहे आपका 20% ज़्यादा सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड, आप 20% ज़्यादा वोटिंग पावर है, फिर भी हम स्पाउस की इनकम आपके अंदर टैक्सेबल नहीं करेंगे अगर वो अपनी टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लगी। फॉर एग्जाम्पल, इसकी वाइफ CA है और उसी कंपनी में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट लगी है, तो फिर क्या हो सकता है, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री के बेस पे कोई जॉब लगी है, दैट मीन्स तो उसकी रेमुनेशन बनती है, राइट। याद रखना, स्पाउस में रेमुनेशन सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड है तो ए में टैक्सेबल होगा। एक एक्सेप्शन है, अगर टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे लगी है तो हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। दूसरी बात, इनकम अराइजिंग फ्रॉम एन एसेट ट्रांसफर्ड विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन। ये भी बताया था मैंने कि अगर विदाउट एडुकेट ट्रांसपोर्टेशन, यानी अपनी वाइफ को कोई भी असेट ट्रांसफर कर दी बिना एडुकेट ट्रांसपोर्टेशन, विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, बिना किसी एडुकेट कंसिडरेशन के ट्रांसफर कर दी कोई असेट्स और उस पर होने वाली इनकम, तो वो इनकम किसके अंदर क्लब हो जाएगी, मिस्टर ए के अंदर हो जाएगी, ना कि मिसिस ए के अंदर होगी। समझ रहे हो, विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन का मतलब जो प्रॉपर अप्रोप्रिएट कंसिडरेशन है वो नहीं देकर आपने छोटा मोटा कोई अमाउंट ले लिया या फिर नहीं लिया, तो इस तरीके से, ठीक है। एक एक्सेप्शन इसके अंदर भी है, क्या है एक्सेप्शन है, इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट ऑफ लिव अपार्ट। हाँ, एक शर्त है कि अगर आप लिव अपार्ट, लिविंग अपार्ट जो होते हैं ना भाई, अलग अलग रह रहे हैं हम, इस तरीके का एग्रीमेंट है कि भाई हमारा इससे कोई लेना, तो लिव अपार्ट के जो आजकल एग्रीमेंट होते हैं ना, एक लिव इन का होता है, एक लिव अपार्ट का एग्रीमेंट्स होते हैं। तो ये लिव अपार्ट के एग्रीमेंट के तहत अगर आप अलग अलग रह रहे हो और आपने कोई एसेट ट्रांसफर कर दी है और आप अब साथ में नहीं रह रहे हो, लिव अपार्ट का आपका एग्रीमेंट है, तो हम आपकी इनकम वाइफ की, मिसिस ए की इनकम मिस्टर ए के अंदर क्लब नहीं करेंगे, राइट। तीसरी बात, इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन, किसी दूसरे आदमी को मैंने इधर क्या किया, मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स को दे दी एसेट, क्या बोलती, ये एसेट ट्रांसफर कर दी मिस्टर एक्स को विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, यानी बिना एडुकेट कंसिडरेशन की 70 लाख की आइटम 5 लाख में एक ट्रांसफर किया और बोल दिया मिस्टर एक्स तू रख, वाइफ पे रखूंगा तो ये लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तू रख, और इससे होने वाली इनकम तू इनडायरेक्टली मेरी वाइफ को दे दे, तो मेरी वाइफ के अंदर वो अकाउंट जो 5 लाख रुपए फॉर एग्जांपल सालाना उसकी इनकम है, तो ये 5 लाख रुपए मेरी वाइफ के अकाउंट में आ जाएगा और मेरी वाइफ इस पे टैक्स देगी, मुझे देने की जरूरत नहीं। तो आप क्या कर रहे हो, आपने डायरेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट करा तो इनकम टैक्स ने पकड़ लिया, तो आपने किसी दूसरे आदमी को या किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, AOPs, जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है 3-4 लोगों का समूह, उसको ऐसे ट्रांसफर कर दिया और बोल दिया कि इससे 5-6 लाख की सालाना इनकम होती है, 1 लाख तुम रख लेना और 5 लाख मेरी वाइफ के खाते में दे देना, तो मेरी वाइफ इस पर टैक्स भरेगी, मुझे भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके का भी गोल मटोल काम किया आपने, तो भी क्या हो जाएगा, यानी अपनी बेनिफिट, अपनी स्पाउस को बेनिफिट पहुंचाने के लिए आपने असेट किसी इंडिविजुअल अदर आदमी को या फिर किसी और AOP को ट्रांसफर किया है, तो भी हम आपकी उस इनकम को आपकी इनकम में, मिस्टर ए की इनकम में क्या कर देंगे, क्लब कर देंगे, राइट। तो स्पाउस की 3 चीज़ें होगी, रेमुनेशन मिल रहा है, सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड अगर वहाँ पे स्पाउस है और वहाँ रेमुनेशन मिल रहा है तो क्लब करेंगे, विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन आपने एसेट ट्रांसफर की उससे होने वाली इनकम तो आपके अंदर क्लब करेंगे, और आपने वो एसेट किसी और पर्सन या AOP को ट्रांसफर किया और उसका बेनिफिट आपकी वाइफ को मिल रही है, स्पाउस को मिल रहा है, तो भी हम आपके अंदर टैक्सेबल कर देंगे। ये तो बात हुई स्पाउस की। नेक्स्ट, अब बात आती है माइनर की इनकम। माइनर की इनकम यानी कई बार अपने बच्चे के नाम एसेट कर लेते हैं या फिर अपनी डॉटर के नाम कर लेते हैं, सन या डॉटर कोई भी, तो माइनर्स की इनकम का क्या ट्रीटमेंट है देखना। ऑल इनकम ऑफ अ माइनर इज क्लब्ड इन द इनकम ऑफ द पेरेंट्स। ये बात तो समझ लो, जो माइनर है, यानी माइनर कौन, 18 साल से नीचे वाला, 18 साल से नीचे वाले किसी भी पर्सन की किसी भी प्रकार की इनकम होगी माइनर की, तो वो क्लब किसके होंगी, इनकम में होगी, अपने पेरेंट्स की इनकम में होगी। कौन से पेरेंट्स, मदर या फादर, हुज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग माइनर्स इनकम इज ग्रेटर। यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ मिस्टर ए है, अपने एग्जाम्पल में वापस मिस्टर ए ले आता हूँ, इसको वाइट कर लेता हूँ,
मिस्टर ए है और यहाँ मिसिस ए है। अब मिस्टर ए की इनकम जो टोटल इनकम है उसकी 8 लाख है और मिसिस ए की टोटल इनकम है कितनी, 10 लाख है, ज़्यादा कर लेते हैं। और इसका जो माइनर सन है उसकी इनकम है सालाना 5 लाख रुपए। कितने की है, 5 लाख रुपए ईयरली उसकी इनकम है, किसी भी प्रकार की इनकम हो सकती है उसकी। तो इन दोनों में से किस में क्लब करेंगे, तो बोले इन दोनों की इनकम में से विदाउट इसकी ऐड किए पहले, बिना इसके ऐड किए पहले ही इसकी मिस्टर ए की कितनी थी, 8 लाख और मिसिस की कितनी थी, 10 लाख। तो इन दोनों में से जिसकी ग्रेटर होगी, ज़्यादा होगी, उसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यानी किसके अंदर हो जाएगी, मिसिस ए के अंदर हो जाएगी। और मिसिस ए की टोटल इनकम अब मानी जाएगी 15 लाख। 10 लाख तो खुद की और 5 लाख इसकी। ए के अंदर नहीं होगी क्योंकि दोनों पेरेंट्स में से जिसकी ज़्यादा होगी उसमें होगी। ठीक है। हाँ, एक एग्जाम्शन दे रखा है सेक्शन 1032 के अंदर। 1032 के अंदर एक एग्जाम्शन दे रखा है कि 1500 रुपये तक हम आपको एग्जाम दे देंगे पर चाइल्ड इज अवेलेबल इन 1032। यानी ये जो 5 लाख है, ये जो 5 लाख है, इसमें से 1500 रुपये लेस कर लो और बचे हुए का आपको टैक्सेबल करना है। 1500 की एक छूट ऐसे ही, पता नहीं क्यों दे दी 1500 की। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। ये इनकम कब क्लब नहीं होगी, तो कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या दे रखे हैं, पहला, अगर इनकम फ्रॉम मैनुअल वर्क, अगर वो माइनर चाहे सन हो या डॉटर अपने मैनुअल वर्क से और फ्रॉम स्किल या उसके टैलेंट से या स्पेशलाइज्ड नॉलेज से या उसके और एक्सपीरियंस से उसको पैसा मिल रहा है, तो वो उसी की इनकम मानी जाएगी, ना कि पेरेंट्स की मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल, कोई इंडियन आइडल में जाके सिंगिंग करता है, कोई लिटिल चैम्प में जाके डांस करता है, इस तरीके का किसी प्रकार की उसकी टैलेंट या स्किल की वजह से, मैनुअल वर्क की वजह से, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की वजह से उसको पैसा मिल रहा है, तो माइनर की इनकम मानेगी और माइनर का इनकम टैक्स माइनर ही पे करेगा, पेरेंट्स के अंदर क्लब नहीं होगा। ये तो कब होगा, जब बैठे बैठे उसके अंदर 5 लाख रुपए आ रहे हैं। करते ना वे, पापा ने क्या करा, एफडी करा दी बेटे के नाम से, तो एफडी पे आया ब्याज आया, तो बोले वो तो बेटे का ब्याज है। बोले कि ना बाबा, वो ब्याज तेरा ही है, तेरी इनकम में ही टैक्सेबल होगा, क्योंकि तूने सिर्फ अपनी इनकम को ट्रांसफर किया अपने बेटे के नाम। बेटा कहाँ से कमा रहा है, बेटे के पास ना कोई स्किल है, ना टैलेंट है, साला वैला घर बैठा है, स्पेशलाइज नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसके पास कैसे आया। हाँ, मैनुअल वर्क भी कर सकता है, चाय की थड़ी पे जाके जो छोटू काम करते हैं ना, वो उनकी इनकम उनकी ही टैक्सेबल होंगी, उनके पेरेंट्स की टैक्सेबल नहीं होगी। राइट। अगर ऐसे ही बैठे बैठे आ रही है, तो मतलब अपने पेरेंट्स ने ही इनकम को घुमाने के लिए अपने बच्चों के नाम करवाई है, तो हम उसको भी क्लब कर देंगे। दूसरी बात, इनकम फ्रॉम अ माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम अ डिसेबिलिटी मेंशन अंडर सेक्शन 80U। 80U पढ़ा था, डिडक्शन का सबसे लास्ट वाला सेक्शन था 80U। अगर कोई डिसेबल होता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी होता है, तो उसको हम 75,000 से लेकर 1,75,000 की क्या देते हैं, वहाँ डिडक्शन दे रहे थे सेक्शन 80U के अंदर। तो बोलते जो सेक्शन 80U वाला बच्चा है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी और डॉक्टर ने सर्टिफाइड कर रखा है कि ये डिसेबल्ड पर्सन है, हाँ, उसको अगर कोई प्रकार की इनकम होती है, यानी किसी ट्रस्ट ने उसको पैसा दे दिया, फाउंडेशन ने उसको पैसा दे दिया, कोई दान पुण्य कुछ भी कैसा इनकम उसको दे के चला गया, तो उसकी इनकम उसी के अंदर होगी, आपके अंदर टैक्सेबल क्लब नहीं करेंगे, क्योंकि वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो उसकी इनकम आपके अंदर टैक्सेबल नहीं करेंगे। दो एक्सेप्शन है। नंबर 1, अपनी स्किल, टैलेंट, मैनुअल वर्क या स्पेशलाइज नॉलेज से कमाता है, तो उसकी होगी। या फिर 80U वाला बच्चा है, माइनर है, जो क्या है, डिसेबल्ड है, तो उसकी इनकम भी उसी की होगी, आपके अंदर क्लब नहीं होगी। अन्यथा सारी इनकम पेरेंट्स के अंदर क्लब होगी, और पेरेंट्स भी किसके अंदर क्लब होगी, जिसकी इनकम क्या हो, ज़्यादा हो, ग्रेटर हो। और एक बार जिस भी पेरेंट्स में होगी, जैसे मिसिस ए में हो गई एक बार, तो आने वाले सालों में भी मिसिस ए के अंदर ही वो क्लब होगी। राइट। अब एक सवाल आ जाता है कि सर अगर दोनों की शादी ही नहीं बचे, मतलब शादी सस्टेन्ड ही नहीं कर पाए उसकी शादी, और दोनों अलग अलग रह रहे हो, उनका बच्चा हो और उस बच्चे की इनकम हो, तो किसके अंदर जाएंगे, तो उस पेरेंट्स के अंदर जाएगी जो पेरेंट्स उस बच्चे को मेंटेन कर रहा है। यानी अगर मिस्टर ए के पास वो बच्चा है तो उसकी जाएगी, चाहे मिसिस ए की इनकम ज़्यादा हो, लेकिन जब मैरिज सस्टेन नहीं है, मैरिज टूट चुकी है, दोनों की अलग अलग रहते हैं, तो उस पेरेंट्स के अंदर जाएगी जो उसको मेंटेन कर रहा है। ओके, लास्ट वन, इनकम ऑफ सन्स वाइफ। और तीसरा प्रोविजन क्या है, अपनी बच्चे की वाइफ के नाम पे भी, यानी डॉटर इन लॉ, पुत्र वधू के नाम पे भी लोग ट्रांसफर कर लेते हैं इनकम, तो इनकम टैक्स ने उसका भी जिक्र कर दिया, बोल दिया इनकम अराइजिंग टू सन्स वाइफ विदाउट फ्रॉम एन असेट्स ट्रांसफर्ड विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन। सेम वो स्पाउस वाला कि विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन के आप अगर आपने कोई असेट ट्रांसफर की और उससे होने वाली इनकम, और वो किसको दे रहे हो, सन्स वाइफ के नाम अगर आपने की है, अपने पुत्र वधू के नाम की है, डॉटर इन लॉ के नाम की है, तो भी वो इनकम किसके अंदर क्लब हो जाएगी, ससुर जी के अंदर क्लब हो जाएगी, ना कि पुत्र वधू के अंदर होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने इनडायरेक्टली ये भी किया है, अपनी इनकम को टैक्स को बचाने के लिए दूसरे के एसेट ट्रांसफर किया विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन। हाँ, अगर यहाँ एडुकेट कंसिडरेशन हो, तो 70 लाख की आइटम 70 लाख में बेच ले, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बेच सकते हो। ठीक है,
विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन मतलब 70 लाख की 10 लाख में, हाँ 70 लाख की आप 50 लाख में भी दे सकते हो, वो भी एडुकेट कंसिडरेशन ही माना जाएगा। एकदम ही मतलब उल्टा तो विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन माना जाएगा। दूसरी बात, सेम वो स्पाउस वाला प्रोविजन, इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन और एओपी फ्रॉम असेट ट्रांसफर विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। यानी आपने वही सेम बात कि मिस्टर ए ने क्या किया, ये मिसिस, इसका बेटा है मिस्टर एक्स और ये मिसिस एक्स है, तो इसको बेनिफिट पहुंचाने के लिए मिस्टर वाई को पैसा दिया, सॉरी एसेट ट्रांसफ़र की, असेट विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफ़र की, और इससे होना इनकम बोला कि मेरी वाइफ, मेरी बच्चे की वाइफ को यानी पुत्र वधू के नाम, सन्स वाइफ के नाम ट्रांसफ़र कर देना इनकम। इस तरीके का कोई भी आपने ट्रांसफ़र किया है उसके बेनिफिट के लिए, तो भी वो क्लब किस में हो जाएगी, वो इनकम क्लब हो जाएगी मिस्टर ए के अंदर। किसके अंदर, मिस्टर ए के अंदर, राइट। तो ये छोटे छोटे प्रोविजंस थे। एक तो माइनर का याद रखना आप, एक तो माइनर का याद रखना, माइनर में 1500 की छूट है और ये 2 एक्सेप्शन है, ये याद रखने वाली बात है। एक ये रेमुनेशन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्पाउस के अंदर, और बाकी ये 2 पॉइंट तो है ही है आपके सामने, ये 2 पॉइंट सेम सन्स वाइफ के लिए भी सेम पॉइंट है। और ये प्रोविजन सेक्शन 60, 61 और 62, बहुत ईजी टॉपिक था, क्लबिंग ऑफ इनकम, राइट। अब अगले टॉपिक के साथ मिल, सबसे छोटा टॉपिक है ये, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हो गया, ये क्लबिंग हो गया, फिर ठीक है। अब जो अगला टॉपिक होगा वो अपना टीडीएस होगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसको कमेंट करेंगे, 2 पार्ट के अंदर करेंगे। अब थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, डिडक्शन की जैसे ही थोड़ा बड़ा चैप्टर है, और वो होने के बाद लगभग आपकी इनकम टैक्स 90% खत्म हो जाएगी, और 10% है वो भी मैं खत्म कर दूंगा, राइट। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। आपका कमेंट हमारे लिए एक तरह ईंधन का काम करता है, डीजल का काम करता है, पेट्रोल का काम करता है, उससे हमें और प्रोत्साहन मिलता है। और oneexam.in पर जाके आज ही यूजीसी नेट का कोर्स बाय कर लीजिए, अभी तो रेट है रीजनेबल और बाद में ये रेट बढ़ती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।